हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बांग्लादेश पहुंचे चीन की नेवी के जहाज यूनुस की जिनपिंग से बड़ी करीबी। दोस्तों बताएंगे भारत को लेकर बहुत बड़े खतरे की खबर आ रही है सामने। बांग्लादेश चीन के इस नेवी के जहाज के पहुंचने के पीछे क्या है बड़ा कारण, सबसे पहले आपको बताएंगे। एक्सक्लूसिव खबर तो वही बताएंगे। भारत से बातचीत के लिए बेकरार है कंगाल पाकिस्तान। शहबाज शरीफ सरकार ने फिर कहते हुए कर दिया ये बड़ा इशारा। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी खबर तो वही। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बड़ी, अपने ही सांसदों ने घेर लिया। जी हाँ, साथ ही साथ रतन टाटा जी के निधन पर अब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने क्या कहा। दोस्तों सारी जानकारियां विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश पहुंचे चीन के नेवी के जहाज यूनुस की जिनपिंग से बड़ी करीबी। क्या भारत को पड़ोस से है ये बड़ा खतरा, बताते भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद स्थितियां बदल रही हैं। जो देश भारत के साथ हुआ करता था वो अब भारत विरोधी बना हुआ है। हिंदुओं पर बांग्लादेश में लगातार अत्याचार हो रहे हैं। वहीं अब चीन की नौसेना बांग्लादेश पहुंच गई है। दोस्तों चीनी नौसेना के एक बेड़े ने शनिवार को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का दौरा किया। अगस्त में बांग्लादेश में तख्ता पलट और अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद ये पहला विदेशी बेड़ा है। बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने इस मौके पर कहा कि ढाका में हाल में हुए राजनीतिक बदलाव के बावजूद चीन बांग्लादेश संबंध बढ़ते रहेंगे। चीनी दूतावास ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश की घरेलू स्थिति में चाहे जो भी बदलाव आए हों, लेकिन चीन बांग्लादेश संबंधों को विकसित करने की चीन की प्रतिबद्धता पहले जैसी ही बनी है। चीन हमारी पारंपरिक दोस्ती को मजबूत करने, मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान और विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को गहरा करने, उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक है। यानी कि दोस्तों इन दोनों देश के दोनों अधिकारी मिलकर के ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को अब अपने नजरिए से सोचना होगा। भारत को अब अलग तरीके से बांग्लादेश पर विचार करना होगा, क्योंकि मोहम्मद की सरकार मुजू की तरह बनती जा रही है। भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है ये यूनुस का बांग्लादेश, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब अपने आप बांग्लादेश घुटनों के बल भारत के सामने नतमस्तक हो जाएगा। जी हाँ, वही बता दें भारत से बातचीत के लिए बेकरार है कंगाल पाकिस्तान। शहबाज शरीफ सरकार ने फिर कर दिया बड़ा इशारा, क्या पीक लेंगे जयशंकर जी। बता दें पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार भारत से रिश्ते शुरू करने के लिए बेकरार है। हालांकि उसे भारत से कोई भाव नहीं मिल रहा। पाकिस्तान ने साफ संकेत दिया है कि एससीओ सम्मेलन के दौरान वो भारत के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए तैयार है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के हालिया बयान से पता चलता है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी से मिल सकते हैं। जयशंकर जी भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सम्मेलन में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक करने नहीं जा रहे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एससीओ के बैठक के बारे में बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री यानी शहबाज शरीफ बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। विदेश कार्यालय ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के शासन प्रमुखों की परिषद यानी सीएचजी की 23वीं बैठक में भाग लेने के लिए 7 प्रधानमंत्री, 1 उपराष्ट्रपति और 1 विदेश मंत्री अगले सप्ताह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, क्या इस रिक्वेस्ट के बाद, क्या शहबाज शरीफ के उस बयान के बाद भारत के साथ दोस्ती बढ़ सकता है, क्या पिघल जाएंगे जयशंकर जी? तो आपको बता दें नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था पाकिस्तान यात्रा के बारे में कि मैं वहां भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। मैं वहां एससीओ का एक अच्छा सदस्य बनने जा रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं चूंकि मैं एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूं, इसीलिए मैं उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा। यानी कि दोस्तों जयशंकर जी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान वाली बात करने नहीं जा रहे। तो वहीं बता दें इसी से जुड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में एससीओ समिट के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। लेकिन तैयारियां ऐसी है दोस्तों कि इस्लामाबाद को बंद करने का फैसला लेना पड़ा है शहबाज सरकार को। जैसा कि आपको हमने बताया 15-16 अक्टूबर को शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट होने वाली है। इसकी तैयारियों को लेकर रविवार को पाकिस्तानी अधिकारियों की एक बैठक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में समिट के लिए राजधानी इस्लामाबाद को बंद करने का फैसला किया जा रहा है। दरअसल पीटीआई कार्यकर्ताओं के हिंसक प्रदर्शनों और राजनीतिक अशांति को लेकर पाकिस्तान की सरकार परेशान है। शहबाज शरीफ नहीं चाहते समिट के दौरान प्रदर्शनों से सुरक्षा हालात बिगड़े और देश की छवि खराब हो। इस समिट में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी हिस्सा लेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि एक समिट को आयोजित करने के लिए पाकिस्तान को पूरा का पूरा इस्लामाबाद बंद करना पड़ रहा है। चारों ओर से इस्लामाबाद को ब्लॉक करना पड़ रहा है, जो एक सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो पाकिस्तान आज भी सिक्योरिटी के मामले में बिल्कुल जीरो है। अगर वो किसी को सिक्योरिटी देना चाहे तो उसको पूरी फौज उतारनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही शर्मनाक डेवलपमेंट है पाकिस्तान का। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। वही बता दें भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ी, अपने ही सांसदों ने घेरा। जी हाँ, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़
गई हैं। उनकी ही पार्टी के सांसदों का उन पर भरोसा नहीं रहा। कनाडा में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के भीतर सांसदों का एक ग्रुप जस्टिन ट्रूडो पर पद छोड़ने के लिए दबाव बना रहा है। सीबीसी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि टोरंटो और मॉन्ट्रियल में हाल ही में हुए उपचुनावों में हार के बाद असंतोष चरम पर पहुंच गया है, जिसके कारण असंतुष्ट सांसदों के बीच कई गुप्त बैठकें हुई हैं। ये सांसद प्रधानमंत्री पद से जस्टिन ट्रूडो को हटाना चाहते हैं और नेतृत्व में बदलाव के लिए कम से कम 20 नेताओं ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी साल जून महीने में टोरंटो सेंट पॉल उपचुनाव में ट्रूडो की पार्टी आश्चर्यजनक हार हुई थी, जिसके बाद से ही उनकी पार्टी में जबरदस्त असंतोष पनप रहा है। संसद की वापसी के साथ ये अशांति और बढ़ गई है और मॉन्ट्रियल उपचुनाव में हार के बाद और भी ज्यादा बढ़ा है। एशिया में हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में ट्रूडो और उनके चीफ ऑफ स्टाफ कैटी टेलफोर्ड की अनुपस्थिति ने निराश सांसदों को बैठक करने और आगे की रणनीति बनाने का मौका दे दिया। इससे पहले टोरंटो स्टार के शुक्रवार के एक पुराने आर्टिकल में भी 52 वर्षीय ट्रूडो पर पद छोड़ने के लिए सार्वजनिक रूप से दबाव डालने की कोशिशों के बारे में विस्तार से बताया गया था। अखबार ने बताया कि कम से कम 30 से 40 सांसद एक पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। वहीं बता दें, निज्जर मामले में भारत ने कनाडा को लगाई लताड़। दोस्तों, भारत सरकार ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा सरकार को करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बिना कोई सबूत पेश किए आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए मोदी सरकार के खिलाफ निराधार आरोप नहीं लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, लगातार निज्जर की हत्या पर भारत पर आरोप लगा रहा है कनाडा, जबकि उसके पास अभी तक एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे कि वो साबित कर सके कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। लेकिन उसके बावजूद भी निराधार आरोप लगाता दिखाई दे रहा है भारत पर। ऐसे में भारत भी अब सख्त होता नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। कहा, भारत ने एक महान सपूत को खो दिया। जी हां, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच मित्रता का समर्थक बताया। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष का बुधवार शाम 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेतन्याहू ने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पोस्ट में इजरायल भारत संबंधों को बढ़ावा देने में रतन टाटा के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने शनिवार को एक पोस्ट में लिखा कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं और इजरायल के असंख्य लोग भारत के महान सपूत और दोनों देशों के बीच मित्रता के हिमायती रतन नवल टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि भारत ने महान सपूत को खोया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से रतन टाटा के शोकाकुल परिवार के प्रति उनकी संवेदना व्यक्त करने को कहा है। वहीं बता दें, ताइवान पर चीन ने की हमले की तैयारी। वीडियो में युद्ध के लिए तैयार सुना गया। ताइपे ने स्पॉट किया चीनी वाहक। दोस्तों, चीन ने क्या वाकई ताइवान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है? ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा खुद ताइवान की तरफ से चीनी सेना के एक वीडियो के आधार पर किया गया है। ताइवान ने रविवार को अपने क्षेत्र में चीनी विमान वाहकों का एक समूह द्वीप के दक्षिण की ओर जाने की सूचना दी। ताइवान के अनुसार चीन की सेना ने एक वीडियो जारी करके ताइपे में नए दौर की संभावना के बारे में चिंताओं के बीच कहा कि वो लड़ाई के लिए तैयार है। इससे ताइवान के खेमे में खलबली मच गई है। जी हां, बता दें कि लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को चीन अपने क्षेत्र के रूप में देखता है। वो ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते को अलगाववादी के रूप में देखता है और उनको नापसंद करता है। इसके अलावा चीनी सेना नियमित रूप से इस द्वीप देश के आसपास डेरा जमाए रखती है। इससे दोनों देशों में तनाव लगातार कायम रहता है। पिछले हफ्ते राष्ट्रीय दिवस पर अपने मुख्य भाषण में लाई चिंगते ने कहा था कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ताइवान का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि यह द्वीप जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बीजिंग के साथ दृढ़ संकल्प और सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करने को तैयार है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, तानाशाह किम जोंग उनकी बहन ने दी दक्षिण कोरिया को तबाह करने की धमकी। क्यों भड़का है उत्तर कोरिया? दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की बहन ने दक्षिण कोरिया को तबाह करने की धमकी दी है। उत्तर कोरियाई नेता की शक्तिशाली बहन ने शनिवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मानव रहित ड्रोन फिर से प्योंगयांग पहुंचे तो सियोल को भयानक आपदा का सामना करना पड़ेगा। इसके एक दिन पहले ही उन्होंने दक्षिण कोरिया पर ऐसे ड्रोन लॉन्च करने का आरोप लगाया था। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिण कोरिया ने प्योंगयांग के हवाई क्षेत्र में 3 अक्टूबर और फिर इसी सप्ताह 2 बार प्रचार पेपलैंड ले जाने वाले ड्रोन भेजे थे। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग यून ने शुरू में इस दावे का खंडन किया, लेकिन बाद में दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ ने बयान में कहा कि वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि उत्तर कोरिया के आरोप सही है या नहीं। किम जोंग उनकी बहन और उत्तर कोरियाई प्रवक्ता किम योंग ने कहा कि आरोपों की पुष्टि से सियोल का इनकार का मतलब है कि ड्रोन सैन्य गैंगस्टरों ने भेजे थे। साथ ही आपको बता दें, ईरानी आर्मी चीफ इस्माइल कानी निकला इजराइल का जासूसी। दुनिया में मच गया हड़कंप, पूछताछ के दौरान आया हार्ट अटैक। जी हाँ, ईरान के आर्मी चीफ इस्माइल कानी के इजरायली जासूस होने के आरोपों ने देश और दुनिया में हड़कंप मचा कर रख दिया है। द सन की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा कानी से की गई कड़ी पूछताछ के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कानी को पूछताछ के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी मौजूदा स्थिति स्पष्ट नहीं है। कानी पर संदेह तब और गहरा हो गया जब इजराइल ने खुफिया जानकारी के आधार पर पेजर और वॉकी टॉकी बम हमलों से हिजबुल्लाह
हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को एक साथ निशाना बनाया। इसमें हिजबुल्लाह नेता हाशिम सफीदीन भी मारे गए। इस हमले से पहले कानी को भी उस बैठक में शामिल होना था, लेकिन ये वहां नहीं पहुंचे, जिससे उनके इजरायली जासूस होने की अटकलें तेज हो गई हों। तो वहीं बता दें, इजराइल ने लेबनान में फिर मचाया कहर। हिजबुल्लाह के 50 लड़ाकों को मार गिराने का कर दिया दावा। दोस्तों, इजराइल की ओर से लेबनान में आतंकी गुट हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी हैं। इजरायली रक्षा बलों यानी IDF ने कहा कि उसने पिछले 24 घंटों के भीतर दक्षिणी लेबनान में आमने सामने की मुठभेड़ों में हिजबुल्लाह के 50 आतंकवादियों को मार गिराया और वायुसेना के हमलों का निर्देश दिया है। IDF ने कहा कि उसने उत्तरी इजराइल के इलाकों और सेना बलों को निशाना बनाकर भूमिगत सुरंग, शॉफ्ट, कई हथियार भंडारण, बुनियादी ढांचे, रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार बम और एंटी टैंक मिसाइलों सहित 200 से अधिक हिजबुल्लाह के लक्ष्यों को निशाना बनाया। बयान में कहा गया कि इजरायली वायुसेना ने सीरिया लेबनान सीमा पर भूमिगत सुविधाओं को निशाना बनाकर अभियान भी चलाया, जहां हिजबुल्लाह के हथियार रखे हुए। तो वहीं बता दें, अमेरिका का कड़ा एक्शन, ईरान से व्यापार करने वाली भारतीय कंपनी पर लगाया बैन। जी हां, इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले के जवाब में वैश्विक स्तर पर लगभग दर्जन भर कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन प्रतिबंधित कंपनियों में भारत की गब्बारो शिप सर्विसेज भी शामिल है, जो अपने टैंकर हार्नेट के जरिए ईरानी तेल की एशियाई देशों में आपूर्ति करती थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार गब्बारो शिप सर्विसेज का टैंकर हार्नेट तथा कथित घोस्ट फ्लीट का हिस्सा है, जो ईरान से पेट्रोलियम पदार्थों की अवैध आपूर्ति के लिए कुख्यात है। अमेरिका के इस कदम का उद्देश्य ईरान के तेल व्यापार पर अंकुश लगाना और इजराइल पर किए गए हमले के लिए ईरान को आर्थिक रूप से दंडित करना है। तो वहीं आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चौथे आरोपी की भी हुई पहचान। पुलिस को जशीन अख्तर की तलाश। जी हां, मुंबई में शनिवार देर रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें उनके सीने और पेट में गोली लगी है। उन्हें गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के समय वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर पर गए हुए थे। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक की तलाश जारी है। इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। पुलिस ने गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिवा कुमार और मोहम्मद जासीन अख्तर नाम के 2 आरोपी फरार है और मुंबई पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए 10 टीमें गठित की है। इस बीच मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं दोस्तों, अजित पवार की एनसीपी ने फडणवीस को ठहराया इसके लिए जिम्मेदार। कहा, पुलिस की सुरक्षा मिली होती तो नहीं होती हत्या। जी हां, महायुति के शामिल अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने घटना के लिए राज्य में गृह विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया। एनसीपी ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या को लेकर विपक्ष के कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के दावे को दोहराया है। एनसीपी ने कहा कि मुंबई में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी खतरनाक है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी अवश्य बताएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।